जी क्विक इंटरवेंशन, फिर भाटी जी राहुल जी बोल रहे हैं। सतीश जी ने फिर कहा मुझे कष्ट हुआ, एक लाइन में मैं कह दूं मुझे बहुत कष्ट हुआ। सतीश जी, जो लोग कहते हैं 80-20 वाले, तो सिर्फ 2 राज्यों का जवाब दे रहा हूं। इंडी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में, भाटी जी बैठे हैं, 80 में 16 टिकट दिए थे मुसलमानों को, बताइए 10 भी दिए थे। दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया, नॉट इवन अ सिंगल। गुजरात में नहीं दिया। मैं चुनौती से कहता हूं 542 में 120 दे के दिखाइए ना, बताइए फिर हमसे। बड़ा गजब है साहब। तो माने अगर ये कोई भी करता है तो गलत करता है ना। एक वोट नहीं दिया, कोई भी करता है तो गलत अरे करता तो है सर ना। यही तो मैं कह रहा हूं। तो आप कहिए तो सर, अब पूरी बात सुनिए। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला था, भाटी जी आ रहा हूं। मैंने सिर्फ एक्सपोज कर दिया कि जो लोग ये कहते हैं वो। और मैं एक और बात मैं गंभीरता से मुसलमानों के लिए कहना चाहता हूं, कल्चरल डीएनए बदलने से जानते क्या होता है? भाटी जी ऑल्सो, जिस दिन यहां पर कट्टरपंथियों का राज हो जाएगा, उस दिन आप शाहरुख खान, सलमान खान भूल जाइए, मौसीकी खत्म, मोहम्मद रफी को भूल जाइए। मैं पूछना चाहता हूं, दिलीप कुमार तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पाकिस्तान बनने के बाद कोई दिलीप कुमार क्यों नहीं हुआ वहां? मैं पूछना चाहता हूं, नूरजहां यहां पे थी, बुलबुले हिंद कहलाती थी, डिवीजन के बाद पाकिस्तान गई, मल्लिकाए तरन्नुम हुई, कोई हुआ उसके बाद? कलाकार, फनकार सारे के सारे यही होते हैं, क्योंकि यहां का डीएनए हिंदू है, तो पलने पोसने का मौका मिलता है। जहां कट्टरपंथी डीएनए आ जाता है, सब कट पिट के बराबर हो जाते हैं। पाकिस्तान का कोई कलाकार, फनकार बताइए आज जो हमारे मुस्लिम कलाकारों, फनकारों के बराबर की इज्जत पाता हो दुनिया में। हाँ, मैं यहाँ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या किसी भी पार्टी का बचाव करने उनके वकील की हैसियत से नहीं हूँ। जिस पार्टी ने जो पाप किए हैं वो जवाब देंगे। मेरा काम नहीं, ये पत्रकारों का काम नहीं है। सवाल ये है कि मूल बात और गंभीर बात क्या है, हमारी आपकी चिंताएं, हमारे सरोकार क्या है, वो सरोकार यहाँ व्यक्त किए जा रहे हैं। अगर आप केवल इस चुनाव की बात कर रहे हैं, आपने 2 प्रदेश गिनाए कि वहां पर बात फला है, उस गठबंधन ने कोई मुसलमान को टिकट नहीं दिया, ये तो इस चुनाव में हुआ। इससे पहले के सारे चुनावों का भी देखे ना। आपकी पार्टी ने, बताइए मुझे कि पिछले 3 चुनावों में कितने मुसलमानों को टिकट दिए हैं और बाकी पार्टियों ने कितने दिए हैं? अभी एक स्थिति ऐसी बन गई है कि आज की इस लोकसभा में, संसद में मुसलमानों की संख्या सबसे कम हो गई है, अल्पसंख्यकों की संख्या सबसे कम हो गई है, जबकि वो काफी आगे रही है। ये कैसे हो रहा है? ये बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है कि आज पार्टियों को, मुसलमानों को टिकट देने में एक संकोच का अनुभव होने लगा है कि ये कहां से आ रही है चीजें। ये हमारे समाज की बदलती हुई मनोस्थिति और राजनीतिक समीकरणों का एक प्रभाव हमको दिख रहा है, जो बहुत ही गंभीर और चिंताजनक परिघटना है, ट्रेंड है। ये कोई गर्व का विषय नहीं है, ये तूतू मैमे का विषय नहीं है। और मोटी बात यह है कि हमें भारत की बात करनी है कि हमें सारी दुनिया की बात करनी है। सुधांशु जी, हम भारत के साथ क्या करना चाहते हैं, हम भारत के समाज के साथ क्या करना चाहते हैं, हम भारत के लोगों को मैं बिल्कुल देना चाहते हैं। भाटी जी आ रहा हूं उसके बाद। राहुल जी ने बहुत सही बात कही। एक अंतिम बात, भारत की बात करनी है और दुनिया की बात नहीं करनी है। 30 सेकंड्स मोर टू राहुल जी, वो कुछ एक अंतिम बात, केवल अंतिम बात। आपने बीच में लंबे अपने भाषण में कहा था, सुधांशु जी ने, कि मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार किया था। तो उनको ये मालूम है कि जब पैक्ट हुआ था 1916 में लखनऊ में, तो हिंदू पक्ष के या कांग्रेस पक्ष की ओर से लोकमान्य तिलक थे, जिन्होंने यह स्वीकार किया था कि मुसलमानों के इलेक्टोरेट, उनके चुनाव अलग होंगे और हिंदुओं के अलग होंगे। ये किसी सामान्य आदमी ने नहीं किए थे। क्या उनको भी आप उसी तरह से कहेंगे, उनको भी वैसे ही दोष देंगे जैसा आप दे रहे हैं सबको? ओके राहुल देव जी। सुधांशु जी कोई काउंटर, उसके बाद भाटी जी आ रहा है आपके पास, बहुत देर से नहीं बोले। राहुल जी मैं विनम्रता से आपके तथ्य में संशोधन करना चाहता हूं और दर्शकों से कह रहा हूं, कोई जाके चेक कर ले। 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन तिलक का अंतिम अधिवेशन था। वहां सिर्फ एक सदस्य के रूप में आए थे, अध्यक्ष वो नहीं थे। 1916 लखनऊ कांग्रेस का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस में के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, जिनकी सदारत में वह प्रस्ताव पारित हुआ। और मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, प्रस्ताव भी कैसा मजेदार था
इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसीज और नॉन मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी मुस्लिम क्षेत्र और गैर मुस्लिम क्षेत्र। उनको सामान्य क्षेत्र नहीं कहा गया, जैसे ये देश सिर्फ मुसलमानों का हो और वही इलाके बाद में जाके पाकिस्तान बने। तो ये तो बहुत सोची समझी बात थी। और इतना ही नहीं था, जब सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिए गए तो जिन्ना का हौसला बढ़ गया। उसने 1920 में कहा महात्मा गांधी को मैं महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये हिंदू उपाधि है। कांग्रेस झुक गई। इसीलिए आपने किसी मूवी में जिन्ना के मुंह से महात्मा गांधी शब्द नहीं सुना होगा, मिस्टर गांधी बोलता था। फिर उसकी हिम्मत और बढ़ गई, उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो ये चीजें इस ढंग से वही जैसे आज होता है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करते रहो, उसके बाद देश का क्या होगा वो देखा जाएगा। उस कारण से यह समस्या आती है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने के बहुत भारी नुकसान दुनिया में हुए हैं, देश में भी हुए हैं। और मगर वो किस सोच के साथ चलते हैं यह आपको समझना चाहिए। महात्मा गांधी ने सबको अपने अनशन से झुकाने में सफलता हासिल कर ली, जिन्ना को नहीं कर पाए। डॉक्टर अंबेडकर झुक गए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता झुक गए। ओके और सर एक और बात बता दूं आपको जी। मैं राहुल जी, मैं आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो बात कही वो ठीक है, यद्यपि आप देख लें, मैं तथ्य आप नेट पे जाके चेक कर लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, उसको सुनिए, तिलक उस समय कहते हैं कांग्रेस की जो स्वागत समिति थी जिसने तिलक का स्वागत किया था, उसका अध्यक्ष जानते कौन था? जगत नारायण मुल्ला। और ये जगत नारायण मुल्ला वो कांग्रेस के नेता थे, नेहरू जी के रिश्तेदार थे, जिन्होंने काकोरी प्रकरण में क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेज सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ा है कि चंद्रशेखर आजाद को, अशफाक उल्लाह खां को फांसी हो। इसके लिए ब्रिटिश सरकार का वकील कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला थे। ओके भाटी जी, और वो तिलक के स्वागत के लिए बनाई गई स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो गंगा हॉल में हुआ था अमीनाबाद में, और मुस्लिम लीग का अधिवेशन रिफायाम क्लब में हुआ था सिटी स्टेशन के पास। ये गरिमा, ये वाला शो कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए गरिमा। वीकेंड पे एक दिन सुधांशु जी, राहुल जी और सतीश जी का टाइम लेके करते हैं। लेकिन भाटी जी कुछ कह रहे हैं। भाटी जी नहीं, शो का टाइम भी बढ़ाओ और इसके टाइटल में भी थोड़ा अमेंडमेंट करो। अच्छा भाटी जी बोलिए। अच्छा भाटी जी, मजाक का भी टाइम कम है। भाटी जी टॉपिक पे आते हैं वापस। थैंक यू। हाँ, पूछता है भारत की जगह लिखे करो, भाटी जी से पूछता है भारत। अब मैं फिर कुछ बोलूं? होगा आप 40 पर बोलिए ना। अभी आप टॉपिक पे आते हैं, बोलिए। बोलूं क्या जी प्लीज। नहीं, ये भी टॉपिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लिखे करो बीजेपी से पूछता है भारत। क्यों? 60% समय तो आप अकेले बीजेपी को। सतीश जी, राहुल जी बोल रहे हैं तो क्या बीजेपी के हैं? अब आप सतीश जी और राहुल जी को बीजेपी बोलोगे, आपका नेट 2 बार आके चला गया, मैंने कुछ बोला, अब आप टाइम 1 मिनट इसी में हो जाएगा। भाटी जी आप इतनी बार आते हो, कभी करता हूं क्या मैं? आपको है, अब मैं क्या करूं? बोलिए, पॉइंट लगभग होता, लेकिन आज तो अरे भाटी जी, अरे मैंने ना करी हद भैया। आपके शो में 1 वर्सेस 3 है, एक एक करके सबके पास जा रहा हूं। बोलिए भाटी जी, प्लीज बोलिए। आज के आपके शो में हमारे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी भयंकर विरोधाभास का शिकार है। क्यों? प्लीज एक्सप्लेन। उन्होंने पूरे समय तो ये सिद्ध करते रहे कि मुसलमान सबसे खराब कौम है, मुसलमानों में कोई उदार नहीं होता, सब कट्टरवादी होते हैं, सब खराब होते हैं। और फिर ये भी सिद्ध, फिर नाम गिनवाने लगे कि मुसलमानों में बड़े बड़े उदार हृदय व्यक्ति हुए हैं, बड़े बड़े धर्मनिरपेक्ष हुए हैं, उनके नाम सुधांशु जी ने गिनवाए। पूरे साल तो ये हमें इस बात के लिए कोसते हैं, जो भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, कि ये मुसलमानों का अपीजमेंट करते हैं, उनके तुष्टिकरण करते हैं, और आज गिनवा रहे हैं कि इन्होंने टिकट ही नहीं दिए मुसलमानों को। भयंकर विरोधाभास का शिकार है। और जब व्यक्ति सिद्धांतों पर डटा हुआ नहीं होता तो इसी तरह के विरोधाभास का शिकार होता है। सुधांशु जी ने पूछा कोई पूरी दुनिया में ऐसा देश बता दो जो धर्मनिरपेक्ष हो। तो मुसलमान संख्या का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया में नाम भी पता किस तरह के होते हैं? सुहार्तो, सुकर्णो, मेघावती। उनके बैंक का नाम क्या? कुबेर बैंक। उनकी एयरलाइन का नाम क्या? गरुड़ा एयरवेज। मतलब वो रामलीला होती है वहां पर, राम को अपना मानते हैं, राम को अपना पूर्वज मानते हैं, राम के समर्थक हैं। ये कह देना कि किसी कौम को, पूरी कौम को खारिज कर देना, ये बहुत भयंकर स्थिति होती है। जो सतीश जी ने भी इशारा किया, शायद राहुल देव जी ने किया, कि ये करके हम आप बहुत बढ़िया भाषण देके, उत्तेजना पूर्वक और बहुत जोशीला भाषण देके आप हो सकता है खुद कुछ अंक अर्जित कर लें, लेकिन देश का बड़ा नुकसान होता है जब आप किसी एक पूरी कौम पे निशाना साधते हैं, उन्हें सिद्ध करते हैं कि ये खलनायक हैं।
रही बात ये कि भारतवर्ष में Coming आपने एक बात और कही, कट्टरवादियों का शासन जिस दिन हो जाएगा, भारतवर्ष नहीं रहेगा। पिछले 10 साल से कट्टरवादियों का शासन है। ये आप कट्टरवादी नहीं हो क्या जब आपके प्रधानमंत्री खुलेआम मंच से कहते हैं कि उपद्रवियों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है, जब खुलेआम कहते हैं कि ये घुसपैठिया आपकी भैंस छीन ले जाएंगे, आपका घर छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, जब ये कट्टरवाद नहीं है? जब आपके नेता दिल्ली में खड़े होकर, देश की राजधानी में खड़े होकर नाम लेके कहते हैं कि इनको जहां मिले मारो, इनका बहिष्कार करो, इनकी दुकानों से सामान मत खरीदो, आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में खुलेआम कट्टरवाद की बात करते हैं, नाम लिखवाते हैं, और नाम इसलिए लिखवाते हैं कि ताकि एक धर्म के लोगों की पहचान हो सके। एक लखनऊ में घटना होती है, उसमें 16 लोग अरेस्ट होते हैं, लेकिन आपके मुख्यमंत्री केवल 2 लोगों का नाम लेते हैं ताकि उनकी पहचान हो सके नाम से, कि इन कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए, कुछ समाजों को बदनाम करने के लिए, कुछ समाजों का चरित्रहनन करने के लिए आपकी पार्टी लगातार काम करती है। फाइनल आंसर सुधांशु जी, कट्टरवाद है, फाइनल आंसर, नुकसानदायक है देश के लिए।